उसने कहा, और राजेंद्र तू काई करे छे, माने थारी दवाई और पढ़ाई को नहीं चावे, माने तो पानी चावे, और तू अठे रहे छे ना माका गांव में, तो ये दवाई और पढ़ाई बंद कर दे, इसने सत्यानाश कर दिया, माने तो पानी का इंतजाम कर। तो मैंने कहा काका मुझे पानी का काम तू करवा आवे। बोला अरे मैं सिखा दूंगा 2 दिन में। मैं कहा 2 दिन में सिखा देगा? बोला हाँ। तो फिर मुझे तो कुछ चिंता थी नहीं, जिसने जीवन लगाया उसे 2 दिन की क्या चिंता। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कल दिन निकलने से पहले घर आ जाओ। तो मैं सुबह दिन निकलने से पहले उसके वहाँ गोपालपुरा में पहुँच गया, और वो जो है 7-8 बूढ़े आदमियों को लिए हुए खड़ा था। जवान आदमी तो कोई जमाने में गांव में था ही नहीं, क्योंकि पानी नहीं था, तो जवान मत करेगा क्या, तो बूढ़े बूढ़े लोग थे। तो 7-8 बूढ़ों को लिए खड़ा था, और एक चमड़े का चरस था, और एक इतनी बड़ी नीच थी। बस लेके बोले चल माँ के साथ। तो उसने सबसे पहले वाला जो कुआं था सूखा हुआ, उस कुएं में चमड़े के चरस में बैठा के, नीचे सूखा था, पानी था नहीं, उसमें उतार दिया, और 5 मिनट बाद निकाल के पूछा अरे कहीं देखा तने कुएं में? तो मैंने कहा काका ये कुएं में तो सीधी सड़क है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, जहाँ पर जमीन में ऊपर से नीचे की तरफ फ्रैक्चर्स होते हैं, दरारें होती हैं, वहाँ पर बड़े पेड़ होते हैं लंबे, और उन पे हरी पत्तियाँ होती हैं, क्योंकि वो जो रूट्स हैं वो नीचे चली जाती हैं, वो सूखते नहीं हैं पेड़। और जहाँ पर अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं वहाँ पर पेड़ नहीं होते, वहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं, और उन झाड़ियों पे कांटे होते हैं। तो उसने सुबह से शाम तक मुझे 25 कुएं दिखाए, और 25 कुएं दिखा के उसने मेरी जियो हाइड्रो साइंस में PhD कंप्लीट कर दी 1 दिन में। और मुझे ये सिखा दिया कि तुझे सूरज की चोरी कैसे रोकनी है। हमारे राजस्थान में और गुजरात में भी सबसे बड़ा चोर पानी का सूरज है। तो जब पानी धरती के पेट में चला जाता है तो सूरज उसकी चोरी नहीं कर सकता, सूरज उसको नहीं उड़ा सकता। तो पहला दिन था जब उसने सूरज की चोरी रोकने की PhD करवाई, और दिन भर में 25 कुएं दिखाए। ये शिक्षा में संभव नहीं है, वो इनके यूनिवर्सिटी में संभव नहीं है। एक दिन में एक विद्यार्थी को PhD करा देना, वो धरती पर ही संभव है। जब विद्यार्थी जमीन पे जाके देखता है तो उसको इतना ज्ञान और इतना एहसास हो जाता है कि उसको आगे जीवन में करना क्या है, वो अपने जीवन का रास्ता तय करने लगता है। लेकिन वो करता है जब उसको जमीन पर दिखता है कुछ, और जब उसको ये रियलाइजेशन होता है, उसको हिंदी में कहते हैं एहसास। जब उसको ये एहसास होता है कि ये कोई कठिन काम नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल काम है, मैं कर सकता हूँ। वो खेती का हो, वो इनकी बिल्डिंग बनाने का हो, इनका आर्किटेक्ट का हो। अभी क्या हुआ है, इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने हमारी लाइफ की जो सॉवरेंटी है, जिसको हम स्वराज्य कहते हैं, उससे हमें अलग कर दिया है। इसलिए अब मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके शहर में है, और इनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि भगवान ने इनकी बुद्धि थोड़ी फेर दी है, इसलिए इनको इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम समझ में आने लगा है, और उसको अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। केवल अपने लिए नहीं, अपने जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं वो उससे जुड़कर, वो उससे सीख कर कुछ अपने जीवन में सॉवरेनिटी, सस्टेनेबिलिटी, शुभ जिसको कहते हैं ना, हमारे व्यापार की भाषा में 2 शब्द होते हैं, एक होता है लाभ और दूसरा होता है शुभ। लाभ केवल आप जानते ही हैं हमारा लालच पूरा करने के लिए, और शुभ सबके भले के लिए होता है। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी वर्ड है ये शुभ में से निकला है, ये जो सॉवरेनिटी है ये शुभ में से निकला है। तो थोड़ा मैं इनको कहता हूं कि भगवान जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा की कि तुम्हें शुभ का संदेश दिया, और आप सॉवरेनिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, अपनी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को भी और स्टूडेंट को भी उस लेवल पे लेके आना चाहते हैं। तो
पहले तो आप सबको बधाई और इनको भी बधाई कि ये समझ लें कि भारत दुनिया का गुरु था कि नहीं था, और था तो काहे में था, क्यों था, कैसे था, कब था और कब तक था, और अब क्यों नहीं है। इन सवालों को जब हमारे नई पीढ़ी समझने की कोशिश करेगी तो वो गुरु बनने का सच्चा रास्ता ढूंढ लेगी। अभी हम गुरु नहीं है, अभी हम नकलची हैं। हाँ, तो यदि गुरु बनना है, गुरु का मतलब होता है गुरुत्व। तो गुरुत्व लाने के लिए विद्यार्थियों को जो आज की पढ़ाई है उसमें गुरुत्व नहीं आ सकता। मैं लिख के देता हूं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आज पढ़ा रही है उसमें से उसके अंदर गुरुत्व आ सके। गुरुत्व लाने की धर हमारी प्रकृति है, हमारे पंच महाभूत हैं, हम जिनको भगवान कहते थे। भय से भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, अ से अग्नि और न से नील। ये जो पंच महाभूत थे उनको भारतीय लोग भगवान मानते थे, और जब तक इनको भगवान मानते थे तब तक भारतीयों के मन में नीर, नारी और नदी, इन तीनों को नारायण मानने की परंपरा थी। इन नारायण मानने का मतलब है सम्मान करना, इन तीनों के प्रति सम्मान था। नीर, नीर माने जीवन, जल, नारी जो जन्म देती है, जननी, वो स्त्री भी हो सकती है, वो धरती भी हो सकती है, वो प्रकृति भी हो सकती है। जननी जो क्रिएटर है, और नदी जो हमारे जीवन के सारे। एक अच्छी शुरुआत की है कि अपने विद्यार्थियों को जमीनी बदलाव के कामों को देखकर नए डिजाइन और नए काम करने के लिए एक नया व्योम, एक नया रास्ता खोलने के लिए मुझे इन्होंने ये जिम्मेदारी दी है कि मैं भारतीय ज्ञान तंत्र का एक केंद्र इनकी यूनिवर्सिटी में स्थापित करके, वो केवल इनकी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होगा, वो पूरे देश और दुनिया के लिए होगा, लेकिन शुरुआत इनकी यूनिवर्सिटी से हो रही है। और ये अच्छी बात है, ये अहमदाबाद में है। ये जो इंडिजियस नॉलेज सिस्टम का जो सेंटर होगा, ये ग्लोबली काम करेगा और युवाओं को प्रकृति के साथ प्यार करना सिखाएगा। प्रकृति से जब इंसान प्यार करता है तो प्रकृति बहुत कुछ अपने आप सिखाने लगती है। अभी प्रकृति से प्यार हमारी शिक्षा ने तोड़ दिया है, तो हम उस प्यार को जोड़ने वाले हैं। बिल्कुल सर, 8 दिन में खासतौर पे जो अलवर आएंगे सारे बच्चे क्या सीखेंगे वहाँ पे, आप क्या मतलब क्या इनको हम गांव में छोटे छोटे समूहों में भेजेंगे और उनको पहला काम देंगे कि जरा गांव के लोगों के साथ बात करके खोजो कि ये पहले कैसे थे जब पानी का काम नहीं था, तब गांव के हालात कैसे थे। फिर इन्होंने जो पानी का काम किया उससे कैसे बदलाव आया गाँव में, और ये जो बदलाव है ये किस तरफ लेके जा रहा है। ये खोज, पहला जो वो है काम, वो खोज का है। फिर खोज के आधार पर ये अपने अनुभवों को अपने रीजन से, जिस रीजन से आए हैं उस रीजन की मैपिंग करेंगे। उसको कहते हैं जियो कल्चरल मैपिंग। जियो मीन्स नेचर और कल्चर मीन्स मानव, दोनों का जो संबंध है, उस संबंध में जो जो जरूरी चीजें हैं उनको जानने का ये दौर होगा। और उसको आंखों से देखकर, उसको ब्लैक बोर्ड पे या ये लैपटॉप में या गूगल पे देखने से नहीं, उसको जमीन पर देखने से होगा। बिल्कुल सर, आज आप अहमदाबाद में, गुजरात की नदियाँ जो है उसका जलस्तर कहीं ना कहीं मतलब खत्म हो रहा है और प्रदूषण भी ज़्यादा है, तो उसके बारे में कुछ सजेशन आप देंगे और सरकार से कुछ? देखिए, गुजरात सरकार नदियों की बातें बहुत पहले से कर रही है, पर जो नदियों की गुजरात की बीमारी है उसको ठीक से निदान नहीं किया गया। गुजरात की नदियों की बीमारी है प्रदूषण और पानी का शोषण और नदियों की जमीन पर अतिक्रमण। गुजरात की नदियों पर 3 ये बड़े खतरे हैं। इन तीनों खतरों ने गुजरात की नदियों को बीमार कर दिया है और उनकी बीमारी हृदय रोग की है, प्रवाह की है। इसलिए
गुजरात की नदियों को ठीक करना है तो ये फ्रंट व्यू डेवलपमेंट के काम से नहीं होगा। उसके लिए तो रिजुविनेशन का काम करना पड़ेगा, जिससे नदी को प्रवाह मिले और नदियां शुद्ध सदा नीरा होकर बहने लगें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।